हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सीयूटी यूजी 2024 के लिए जनरल टेस्ट के जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके ही अपने एग्जाम में जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन तो तैयार करना ही है। समय कम है तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी को तैयार करना है जिसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। 100% की पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि आएंगे, लेकिन 90% की पॉसिबिलिटी हम रख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस इतना वास्ट है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते रहें उन सभी क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न आपके पास है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर और दिन रात क्यों होते हैं? देखिए, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? ऑप्शन दिया गया है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हमारे पास सूर्य है। ठीक है, दूसरा हमारा छोटा गोला सूर्य है और ये बड़ी वाली हमारे पास पृथ्वी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पे घूमती है, अपने धुरी पर क्या करती है? घूमती है। तो इसे घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी घूमती है तो प्रकाश की किरण पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जो है जिस भाग पर पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और पीछे जहाँ पे नहीं पड़ती है वहाँ पे रात होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका मतलब कि पृथ्वी क्या कर रही है? दिन रात मतलब प्रतिदिन नित्य वो क्या कर रही है? घूम रही है। तो दैनिक गति के कारण जो है यहाँ पे दिन और रात हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दैनिक गति के कारण। तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी को मैं बता देता हूँ, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसमें देख लीजिए, मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। सही ऑप्शन क्या होगा आप सभी को बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। 4 नंबर प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा की बात की जाए तो ये हिंद महासागर में बनती है। आप सभी को पता होगा कि जो महासागर हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मतलब महासागर की संख्या 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो इस तरीके से हमारे पास 5 महासागर होते हैं। और अमूलहास धारा की बात की जाए तो ये हिंद महासागर में बनती है। ठीक है, तो अमूलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है पृथ्वी का। देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके पास है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो क्रोड की बात करें, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला जो भाग है ना, उसे क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। और ये जो क्रोड होता है वो बना होता है फेरस यानी कि लोहा और निकेल से। किससे? फेरस और निकेल से बना होता है, यानी लोहा और निकेल से बना होता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है तांबा और जस्ता, ये गलत है। निकेल और तांबा गलत है। लोहा और जस्ता गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपको नीचे मिलेगा, लोहा और निकेल। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के निचले मतलब पृथ्वी के अंदर वाले भाग में क्रोड पाया जाता है और क्रोड जो होता है लोहा और निकेल का बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 6 नंबर है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैग्नीज जिसे हम Mn कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? Mn कहते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत का स्थान है दूसरा स्थान है। और बात की जाए पहले स्थान की, तो पहले स्थान पे है रूस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रूसी संघ जो है ये मैग्नीज उत्पादन में पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले का? आप सभी को बताना है। प्रश्न है हमारे पास ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में जो है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी कि कोयला का उत्पादक देश जो है अमेरिका है। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो इनमें से सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ओसाका को याद रखिएगा, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। किसकी बात कर रहा है, डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी की बात कर रहा है। तो इसकी संस्था का स्थापना किसने किया था। स्वतंत्रता के समय की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इसकी स्थापना किए थे। तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी संस्था की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गदर की बात कर रहा है, गदर मतलब क्रांति की बात कर रहा है। तो 1857 में क्रांति किसके द्वारा हुई थी। आप सभी को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने इस क्रांति को उपजाया था। ठीक है, और इसमें ऑप्शन देखिए लॉर्ड कैनिंग, पहला ऑप्शन देखिए संयोग से पहला ऑप्शन ही आपका सही भी हो जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, याद कर लीजिएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ठीक है, तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और अन्य। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने जो है इस संस्था आर्य समाज ने इसे दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 12 नंबर है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा की बात करें तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापित किया है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो ऑप्शन में है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने और सेबी जिसे एसईबीआई कहते हैं इसने या अन्य। तो आप सभी को याद रखना है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की बात जब भी किया जाएगा तो सेबी ने इस संस्था को स्थापित किया है। ठीक है, किसने, सेबी ने किया है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक आपको बता देता हूँ, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर और करवार कक्ष की बात कर रहा है, ये वनस्पति किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में जो है ये कुंडापुर और एवं करवार कक्ष की जो वनस्पति है ये स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 आपके सामने ये है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी इसकी बात की जाए तो देखिए ऑप्शन में तो कावेरी नदी पहला ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद से नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर जो है ये बनाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 17 नंबर है कि यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके बोला जाता है। ठीक है, तो यूके में शामिल है, क्या क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड ये शामिल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स ये शामिल नहीं है क्योंकि इसका मैच नहीं बैठ रहा है। स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये इसका मैच बैठ रहा है, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पहला और सी वाला यानी ए वाला और सी वाला सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी होगा
यहाँ पे दिया गया है ए और सी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर को बसाने की बात की जा रही है तो किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी यानी सिकंदर लोदी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 19 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है ये किस संदर्भ में लिया गया है? पुराण से लिया गया है या जातक कथा से या मुंडको उपनिषद से या महाभारत से? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंडको उपनिषद जो है यहाँ से जो है राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के निचले भाग में जो उत्कीर्णित है सत्यमेव जयते, ये वहीं से लिया गया है, यानी कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारे सामने है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद से ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राही ब्राही कहते हैं, देवनागरी और हायरोग्लाइफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लिपि है, बात की जाए अशोक के शिलालेख की लिपि की, तो वो लिपि जो है ब्राह्मी में है। ठीक है, तो ब्राह्मी जो है बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें ब्राह्मी की, तो ब्राह्मी को सारे लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप में मैं आप सभी को PDF सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे 20 प्रश्न हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 20 प्रश्न करेंगे। जितने सारे प्रश्न आप सभी को मिल रहे हैं उसे याद करते हुए चलिए, क्योंकि GK GS का कोई मतलब अंत नहीं है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हो सके उतना याद कीजिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।